मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अवर धर्मेश मैथ्स एंड जीएस एकेडमिक ग्रुप। आपका स्वागत है हमारी एकेडमी में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पार्ट 2, जिसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स जो हैं इनके 124 से स्टार्ट होते हैं। 124 से सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद की शुरुआत होती है। पहला आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सीजेआई एक सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व अन्य न्यायाधीशों की संख्या जब तक संसद द्वारा नियत होगी या संसद द्वारा बढ़ाई जाएगी। इसमें है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम नियम द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है समय समय पर आवश्यकता अनुसार, जैसे भी जब भी आवश्यकता लगी। प्रारंभ में आपको पहले पार्ट में हमने बताया था कि प्रारंभ में 7 + 8 = 8 7 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। ये 28 जनवरी 1950 की कंडीशन में आपको बता रहा हूं मैं कि उस समय जब उद्घाटन हुआ था तब 8 कुल न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। समय समय पर संख्या बढ़ाई गई। आज वर्तमान में 2019 में इसको अमेंड करा गया। इसके पहले 2008 में संख्या थी 30 + 1 और 2019 में 33 + 1, टोटल 34, टोटल 31 थी। तो आज हम समझते हैं 124 को। 124 के कुछ पार्ट हैं, उनको समझते हैं। वर्तमान संख्या जो है 34, 33 + 1 और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। पहले थे हमारे हरिलाल जे कानिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले जो हमारा कोर्ट था, फेडरल कोर्ट, आजादी के पहले हीरालाल जे कानिया जो है फेडरल कोर्ट के अंतिम चीफ जस्टिस, जिसे हाई कोर्ट, जिसे बोल सकते हैं कोर्ट को फेडरल कोर्ट ही बोलेंगे उसको, संघीय न्यायालय है ना। तो उसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे और हमारा जो बना था सर्वोच्च न्यायालय, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे आजादी के बाद के। पहली लेडी है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये अपॉइंट हुई थी 1989 में फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुई थी 1989 में। अब मैं आपको बताता हूं इनकी नियुक्ति के बारे में। सेकंड पॉइंट है कि नियुक्ति क्या कैसे रहेगा। नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, चीफ जस्टिस और अन्य जजेस की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें नियुक्ति में एक इनकी हस्ताक्षर व पद मुद्रा के अधीन होती है नियुक्ति। अब नियुक्ति को लेके एक क्लॉज है कि नियुक्ति का तरीका क्या है नियुक्त करने का। तो 1950 से तो 1993 तक जो प्रेसिडेंट थे वो वरिष्ठतम न्यायाधीश या जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस हैं, जो भी रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस होते थे, उनसे सलाह करके और नया जो भी वरिष्ठतम होता था, जो नया चीफ जस्टिस अपॉइंट होने वाला है, उन्हें नियुक्त किया जाता था। 93 तक ये वाली प्रोसेस थी। उसके बाद ये प्रोसेस संसद ने इसको अमेंड करा, अमेंड करने का कहा गया। तो 93 में कॉलेजियम व्यवस्था आई, कॉलेजियम प्रणाली आई नियुक्त करने की। कॉलेजियम प्रणाली में जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
रिटायर होते थे, ये चीज तो पहले ही पता चल जाती थी कि इनका समय कार्यकाल कब पूरा होने वाला है, 65 वर्ष की आयु कब पूरी होने वाली है। तो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपस में सलाह करके जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था उन्हें सीजेआई नियुक्त किया जाता था। अब ये वाली प्रोसेस 98 में 5 साल बाद 98 में राष्ट्रपति द्वारा 143 आर्टिकल्स है जिसमें राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श ले सकते हैं, ये उनका पावर है राष्ट्रपति का। तो इस पावर के तहत उन्होंने बोला कि क्या हम कॉलेजियम प्रणाली के अलावा कुछ और, मतलब इसके अलावा मैं किसी और शब्द को शपथ दिला सकता हूं क्या कॉलेजियम प्रणाली के अलावा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा रिप्लाई किया गया कि हाँ, आप प्रेसिडेंट हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं और विधि के अनुसार आप जो है इसे अमेंड कर सकते हैं, आप इसे अमेंड के लिए भेज सकते हैं कॉलेजियम को। पर अगर कॉलेजियम ने पुनः अगर ये आपको रिटर्न करते हैं कि नहीं, आप कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही शपथ दिलाएंगे, यही प्रणाली रहेगी, तो पुनर्विचार के बाद आप इसे परिवर्तित नहीं कर सकते, बाध्य है मतलब आप उसको मानने के लिए, ऐसा कहा गया। इसके बाद ये जो प्रणाली है ये 2014 तक चलती रही। 2014 में अगस्त में एक प्रस्ताव आया राज्यसभा और लोकसभा, इसमें 50 और 100 प्रस्तावक के माध्यम से हम प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। तो अगस्त में राज्यसभा में और 50 और 100 सदस्यों के सिग्नेचर, राज्यसभा में 50 मेंबर के और लोकसभा में 100 मेंबर्स के सिग्नेचर के थ्रू। तो अगस्त में एक बिल आया जिसे कहा गया एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये पारित भी कर दिया गया। ये दिसंबर में इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी कर दिए गए, अप्रैल में पारित भी हो गया। आपको यहां बताता हूं मैं थोड़ा सा, इसे कॉलेजियम प्रणाली को परिवर्तित करने के लिए एनजेक जो है इसे दिसंबर में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से 99th अमेंडमेंट पारित करा गया। इस अमेंडमेंट में कहा गया कि जो एनजेक होगा वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, इनके जो प्रधान न्यायाधीश हैं वो भी, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एनजेक करेगा, और इनके ट्रांसफर की भी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर नहीं होते हैं जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके ट्रांसफर भी एनजेक करेगा, ये बोला गया। उसके बाद ये जो प्रणाली थी इसमें कौन कौन रहेगा ये बताता हूं मैं आपको। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो मैंने आपको बताया था अभी, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सीनियर जजेस होते हैं, और विधि मंत्री ठीक है, और 2 अन्य प्रोमिनेंट सदस्य जो कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद नॉमिनेट करेगी, जो मंत्रिपरिषद नॉमिनेट करती है उनके लिए। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय को लगा ये जो प्रोसेस है वो सही नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं इसको रिमूव करके आपको बताता हूं एनजेक कैसे खारिज करा गया, पूरा का पूरा निरसन कैसे करा गया, डिलीट कैसे करा गया इसे। तो एनजेक की जो ये प्रणाली थी ये सर्वोच्च न्यायालय को ठीक नहीं लगी, और ये जनवरी 2015 को लागू हुआ था, और अप्रैल में कोर्ट में इसे केस करा गया सुप्रीम कोर्ट में, और एक संवैधानिक पीठ, संवैधानिक बेंच
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, संवैधानिक मामला है, तो एक संवैधानिक पीठ बिठाई गई जिसमें ये डिसाइड हुआ कि 99 अमेंडमेंट जो है कहीं ना कहीं न्यायपालिका, प्रधानमंत्री की जो काउंसिल है, मंत्रिपरिषद की जो काउंसिल है, उसके फाउंडेशन में आ सकती है। या आज ये जो लागू तो नहीं किया था, अगर इस वर्क करने लगता तो आ ही जाती है ना। तो इसे पूर्णतः ही रद्द, कैंसिल कर दिया गया। पहला एक अमेंडमेंट है मात्र, फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि पूरा का पूरा निरस्त करा गया, वरना सरकार द्वारा लागू किए गए नियम हम देखते हैं कई सालों तक निरंतर लागू रहते हैं, उनमें अमेंड नहीं करा जाता और जो भी है, तो ये कैंसिल करा गया। अब मैं आपको इसकी, आप एनजेक की परिभाषा समझ गए कि एनजेक क्या था, एनजेक कैसे काम करता, अगर होता तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्हें नियुक्ति, शपथ व त्यागपत्र, ये तीनों जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये तीनों इनके मतलब ये तीनों प्रोसेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू करेंगे। नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, शपथ पत्र भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगे और त्याग पत्र भी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। पर हाईकोर्ट की कंडीशन में मैं आपको एक बता दूंगा खाली हाईकोर्ट का, कि नियुक्ति तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे और त्याग पत्र भी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, पर शपथ जो है वो दिलाई जाएगी राज्यपाल द्वारा। जिस राज्य में अपॉइंट करे जाएंगे उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, है ना फ्रेंड्स। अब ये नियुक्ति भी मैंने आपको बता दिया। ये 124 के सब आर्टिकल है 1 और 2। मैं आपको इंपॉर्टेंट अर्हताएं, पहला तो है भारत का नागरिक होगा, मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट संविधान में दिया गया है कि पहला तो ये है कि भाई भारत का नागरिक होगा। दूसरा है किसी भी हाई कोर्ट, एक या दो से अधिक भी हाई कोर्ट में 5 साल का उनका न्यायाधीश होना आवश्यक। थर्ड पॉइंट है एक या दो से अधिक हाई कोर्ट में उनका 10 साल का वकालत का अधिवक्ता होना अनिवार्य। ये यहाँ वाले कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई है, पर ये यहाँ वाली या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, है ना। और फोर्थ में आपको बताता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नजर में विधि का ज्ञाता होना चाहिए, विधि वेत्ता होना चाहिए या विधि का ज्ञाता होना चाहिए। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, अभी तक इस वाली फोर्थ वाली कंडीशन में एक भी न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए गए हैं, और 95% जो न्यायाधीश और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, न्यायाधीश हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश जो है वो इसमें ये वाली कंडीशन 5 साल से अधिक वाली जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट में, इस वाली कंडीशन में नियुक्त हुए हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक 8 जो 10 साल का जो अनुभव रहता है वकालत का, जो अधिवक्ता रहते हैं हाई कोर्ट में, 10 साल के अनुभव में सिर्फ 8 पर्सन है जो कि चीफ जस्टिस बने हैं, न्यायाधीश बने हैं हमारे वहां सुप्रीम कोर्ट में। और इनमें भी लेडी एक ही है, महिला एक ही है, जो है इंदु
मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इंदु मल्होत्रा को लेके एक बात आई, इधर बताता हूं आपको। वर्तमान में हमारे वहां जो 34 प्लस 33 प्लस 1 वाला जो कोरम है, टोटल 34 न्यायाधीश हैं। इनमें 3 महिलाएं वर्तमान में हैं। ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि 3 महिलाएं निरंतर हैं। एक तो अभी मैंने आपको बताया जो इंदु मल्होत्रा, दूसरी है इंदिरा बनर्जी, तीसरी है आर भानुमति। ये वो 10 साल वाले टेनर से आई है जो मैंने अभी आपको बताया। ये हाई कोर्ट मद्रास, ये हाई कोर्ट मद्रास और ये हाई कोर्ट झारखंड में चीफ जस्टिस थी। तो ये 3 महिलाएं ऐसी हैं जो हिस्ट्री में पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि कोई कोरम बना हुआ है जिसमें 3 महिलाएं एक साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है, जस्टिस तक पहुँचने में या चीफ जस्टिस तक पहुँचने में एज काफ़ी हो जाती है, 58, 55 के बाद ही पहुँच पाते हैं। तो ये इनमें से एक महिला जो हैं वो ऐसी हैं, इंदिरा आर भानुमति, एससी कैडर से हैं। इनके पहुंचने का जो समय है काफी लग जाता है। आप देख सकते हैं कि इनके कार्यकाल के अनुसार इन्होंने काफी स्ट्रगल करा होगा और पुराने समय में महिलाओं को पढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता था, तो इनको काफी स्ट्रगल रहा होगा तीनों का। और आज तीनों हमारे सामने उदाहरण के ओर पे हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, इनको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है योग्यता हो गई आपकी, पद से हटाया जाना। 4th है पद से हटाया जाना। मैं आपको यहां बता देता हूं, पद से हटाया जाना। पद से हटाया जाना, ये जो 124 है उसी का ये 4th है। 4th में आपको बताऊं, पद से हटाए जाने के लिए मैंने अभी जैसा बताया था, राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100, दोनों में से किसी एक में प्रस्तुत किया जा सकता है प्रस्ताव। तो इसमें 50 प्रस्तावक और इसमें 100 प्रस्तावक के मतलब जो सिग्नेचर जो मेंबर होते हैं उनके मेंबर के सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है। फिर ये राज्यसभा में सभापति को और लोकसभा में अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं, देते हैं, जिसके पश्चात एक समिति गठित होती है, वो इसकी जांच करती है। समिति गठित होती है, वो इसकी जांच करती है। ये वाली जो प्रक्रिया है ये हमने यूएसए से अडॉप्ट करी है, यूएसए से ली है। और महाभियोग शब्द का प्रयोग इनके लिए नहीं किया गया है, न्यायाधीश के लिए नहीं किया गया है, पर यह कहा गया है संविधान में कि जिस तरह राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है उसी तरह न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी विधि अनुसार हटाया जाएगा, ये बोला गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये अपन ने कहां से अडॉप्ट करा है? यूएसए से अडॉप्ट करा है। मैं यहाँ लिखा रहने देता हूं, यूएसए से अडॉप्ट करा है हमने इसको। समिति जांच करेगी। अभी तक के कार्यकाल में पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, काफी सारे न्यायाधीश ऐसे जिनके खिलाफ हुई। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो हमारे दीपक मिश्रा जी,
के लिए विधि के लिए कार्रवाई चालू हो गई थी, पर उसके पूर्व ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। दीपक मिश्रा जी हमारे 45वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनके खिलाफ चला था ये न्यायाधीश, जो न्यायिक तो होना नहीं चाहिए ऐसा, न्यायाधीश अंतिम दरवाजा है न्याय का, और न्यायमूर्ति हम उनको न्याय की मूर्ति मानते हैं, इसलिए उनको न्यायमूर्ति बोलते हैं। और न्याय की मूर्ति के बिहाफ अगर कोई अगेंस्ट केस हो तो वो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट टर्म है कि ये आपको एग्जांपल दिया था, इसके बाद अगर जांच में पाया जाता है, जांच में अगर पाया जाता है कि कहीं उनके फॉल्ट है, कोई गलती है, तो फिर संसद की जो भी सदन है उसमें बहस होती है। बहस के बाद राज्यसभा हो या लोकसभा हो, 2/3 2/3 मेजोरिटी से 2/3 उपस्थित सदस्यों की, जो बहुमत पाए हुए सदस्य हैं सदन में, उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से उन्हें हटाया जा सकता है। ये आपको हटाने की प्रक्रिया भी हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, सब आर्टिकल्स बोल सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट आर्टिकल है 5th और 6th इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए आपको डायरेक्ट 7 बता रहा हूं। कोई व्यक्ति जिसने, इसमें नोट कर लीजिएगा, कोई व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या प्राधिकारी पद पर अभिवाचन नहीं कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वो रिटायर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट से अगर वो रिटायर्ड होते हैं, तो भारत क्षेत्र के, भारत की जो भी स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है, वहां कहीं भी किसी भी न्यायालय में किसी भी प्राधिकारी के पद पर अभिवाचन नहीं कर सकते, ना कि उनके समक्ष अभिवाचन कर सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप इसको, ये 7 है, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है वेतन 125, आर्टिकल 125 वेतन। वेतन आर्टिकल 266 के तहत संचित निधि द्वारा दिया जाता है, संचित निधि द्वारा दिया जाता है जो उस पर भारित होता है, और संसद द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। इस पर बहस, मतदान नहीं करा जा सकता। जो संचित निधि में जो भी फंड रहती है, सरकार जो भी फंड खर्च करती है वो संचित निधि से करती है, कंसोलिडेटेड फंड से करती है। इस पर बहस की जा सकती है, इस पर मतदान नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर मतदान नहीं किया जा सकता। मैं आपको वेतन बता देता हूं। सीजेआई का वर्तमान वेतन है 2.8, 2,80,000, और जजेस का है, अन्य जो हैं अदर जजेस, उनका है 2.5, और हाई कोर्ट जजेस का, हाई कोर्ट जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका भी 2.5 रहता है, और अदर का जो रहता है 2.25 रहता है, 2.25 रहता है। ओके, तो ये आपको वेतन की प्रणाली पता चल गई। संसद द्वारा इसे
बढ़ाया करा जा सकता है। जो भी इनको फंड मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड जो रहता है संचित निधि पर भारित होते हैं। और संचित निधि जो है आर्टिकल 266 आप देख लीजिएगा 266 है। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, आकस्मिक निधि 267 इंपॉर्टेंट है, याद आ गया मुझे तो मैंने आपको बता दिया कि आकस्मिक निधि जो है ना वो 267 के तहत रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है 126 इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने आपको इसलिए बोला है कि हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब वो होता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गणपूर्ति कोरम जो है 33+1 गणपूर्ति कोरम में अगर आवश्यकता अनुसार कमी दिखाई देती है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वो किसी भी जो भी हाई कोर्ट है, अपन एमपी के समझ लेते हैं, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से सलाह परामर्श करके कि जो भी अर्हित है, जो भी योग्य है, योग्य न्यायाधीश को आप उतने समय के लिए, जब तक उनको गणपूर्ति कोरम में चाहिए है उतने समय के लिए जो भी कार्य वो करने जा रहे हैं कि जो भी बेंच में चाहिए उनको उतने समय के लिए न्यायाधीश जो कि योग्य है ना सुप्रीम कोर्ट के लिए को अपॉइंट करा जाता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, है ना, राष्ट्रपति की अनुमति बिना नहीं होता। तो तदर्थ न्यायाधीश मैंने आपको समझा दिया। 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जो भी स्टेट होता है उसके चीफ जस्टिस से डिस्कस करके परामर्श करके और अपॉइंट करा जाता है। नेक्स्ट है 128 इनकी सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति 65 वर्ष आयु डिक्लेयर है, 65 वर्ष। न्यूनतम जो है अपॉइंटमेंट के लिए, अगर न्यूनतम आयु की अगर बात करें, न्यूनतम आयु मैंने आपको पहले वाले में भी बताया था, कहीं भी डिस्कस नहीं है, न्यूनतम आयु का कहीं भी उल्लेख नहीं है संविधान में। रिटायरमेंट एज जो है सुप्रीम कोर्ट की देखी जाए तो 65 है और हाई कोर्ट की 62 इयर्स लिस्ट। अब इसमें अब वो भले 64 में पहुंचे तो भी 65 में रिटायर्ड हो जाएंगे, 63 में पहुंचे तो भी 65 में रिटायर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट थिंग जो भी है। 129 में अभिलेख न्यायालय, एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये एक रिकॉर्डेड कोर्ट है, जस्टिस है, जिसमें न्यायालय की अवमानना पर ये इसको पावर देता है कि न्यायालय की अवमानना पर आप दंडित कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, न्यायालय की अवमानना पर दंडित किया जा सकता है। और उसे चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में आर्टिकल चेंज हो जाता है, वो मैं आपको हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा, वो सेम कंडीशन उसमें भी अप्लाई होती है। 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान, अब मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट का स्थान तो दिल्ली ही है संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान में है। आप दिल्ली हाई कोर्ट हेडक्वार्टर समझ लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का। अब इसे क्या बदला जा सकता है? हाँ बदला जा सकता है, पर दिल्ली नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ही रहेगा। यहां भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पूर्व अनुमति से बहुत सारी संवैधानिक पीठ होती है, बेंच बिठाई जाती है। मैं उदाहरण आपको दे देता हूं दो। हम अभी ओवरव्यू सारी डिस्कस कर रहे हैं, आप ओवरव्यू देख लीजिए, क्योंकि आर्टिकल्स आप रिवाइज करेंगे वीडियो में, आपको होता जाएगा वो रिवीजन। आप ओवरव्यू हम देख रहे हैं। ओवरव्यू ये है कि ये जो बेंच है, जो मतलब टेम्परेरी बेंच किसी संवैधानिक मामले को लेके बिठाई गई हैं, तो दो जगह मैं आपको बता देता हूं। एक तो हैदराबाद में, हैदराबाद, और दूसरा श्रीनगर। अब तक
हैदराबाद और श्रीनगर 2 एग्जाम्पल में आपको दिया है, इनमें बिठाई गई है। और 130 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या निहित होगा, क्या वर्णित होगा संविधान के अकॉर्डिंग। 131 में 131 में आरंभिक अधिकारिता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, आरंभिक अधिकारिता। जो अपीलीय क्षेत्र होते हैं, जो अपील करने का पावर होता है, आरंभिक अधिकारिता। अब आरंभिक अधिकारिता संघ सूची तक ही सीमित रहती है सुप्रीम कोर्ट की। संघ विषय, संघ सूची में जो विषय हैं, इसमें जो इनका पावर है, जो शक्तियां हैं, वो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं, वृद्धि की जा सकती है, पावर में इंक्रीज की जा सकती है, किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है इसकी 132, 133, 134। ये तीनों एक जैसा ही काम करते हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया। तीनों का एक ही वर्क है, बताता हूं कैसे। ये अपील सुनेगा संवैधानिक केस में, संवैधानिक मामलों में। ये सुनेगा सिविल मामलों में, ये सुनेगा आपराधिक मामलों में। अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है, ये जो मैंने आपको 131 में लिखवाया है, 131 में एक कंडीशन है, अपील कैसे की जा सकती है। जैसे एक राज्य यूनियन हो गई, हमारा मध्य प्रदेश हो गया, यूनियन वर्सेस मध्य प्रदेश, पहली कंडीशन। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एमपी वर्सेस अदर स्टेट, ठीक है। दो से अधिक राज्य भी, ये इस कंडीशन में इसकी अपीलीय अधिकारिता है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। संवैधानिक मामले में अगर कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मांग सकता है हाई कोर्ट से कि आप वो मुझे, हाई कोर्ट में भी चल सकता है, हाई कोर्ट में भी उसका डिसीजन आ सकता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजन आए हैं, तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है उसकी संज्ञान के अनुसार। अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है सिविल मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट उसे ले सकता है, लेगा ही, क्योंकि इसका निर्णय हाई कोर्ट नहीं ले सकता, इसकी कार्यक्षेत्र से बाहर चला जाता है। इसमें भी सेम कंडीशन है, इसे स्थानांतरण करना पड़ता है मामले को, केस को, पूरी डिटेल्स को, जो कि सर्वोच्च न्यायालय मांग लेता है, उसकी सारी डिटेल्स। 134 तक मैंने आपको बता दिया। वन 134 के बाद है 135, कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट के क्षेत्राधिकार व शक्तियां। अब इसके जो क्षेत्राधिकार हैं वो भारत की संघीय न्यायालय के अनुसार, संघीय सूची जो मैंने आपको बताया पहले आर्टिकल में, उस तक सीमित है। संसद उसे बढ़ा सकती है, घटा सकती है, शक्तियां भी उसकी क्षेत्राधिकार, दोनों ही संसद के ऊपर डिपेंड करते हैं। संसद 135 के अंतर्गत इनके कानून को बढ़ा सकता है, घटा सकता है क्षेत्राधिकार को। 138 और 139 इन्हें पति पत्नी आर्टिकल्स में कहा जाता है, भाई बहन आर्टिकल। पति पत्नी बोलना ज्यादा सही होगा, मैं बताता हूं कैसे। इनका काम क्या है, ये भी वही वर्क करता है, इसकी अधिकारिता में वृद्धि और ये
कतिपय मामलों में रीट जारी करता है। रीट कौन सी होती है? आर्टिकल 32, थोड़ा सा पीछे जाइए, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में आपको मिलेंगे। इसमें 5 रीट हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, मैंडमस, परम आदेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 रीट जो है ये 139 के अकॉर्डिंग संसद इनकी पावर बढ़ा सकता है, घटना बढ़ा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट इस आर्टिकल के थ्रू रीट जारी कर सकता है। रीट जारी करने का मतलब होता है कि सीधे ही किसी भी कार्य में किसी भी कानून का उल्लंघन, संवैधानिक विधि का उल्लंघन किया गया हो, और ये रीट की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आप देखिएगा नेक्स्ट पार्ट 32 आर्टिकल्स में, काफी इंपॉर्टेंट है। अधिकारिता में वृद्धि सेम आर्टिकल है, बस इसको डिटेल बहुत ज्यादा इसकी बड़ी है, मैंने आपको बता दिया, आप इसको समझ जाइएगा। ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। 130, 141, 141, 141, 142 और 143, 3 आर्टिकल लास्ट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुनिएगा। ये किसी भी विधि को अगर घोषित करता है, कौन? सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी विधि को अगर घोषित करता है तो उसे सभी न्यायालयों को अबाध्यकारी रहेंगे, सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ करता है तो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, और हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगी, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी मानेंगे उसको। ओके, तो 141 ये बोलता है कि अगर इसके द्वारा किसी विधि को घोषित किया जाता है तो आपको ये सब ऑर्डिनेट्स भी मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, और हाई कोर्ट भी मानेंगे। 142 इनके द्वारा डिक्रियां और आदेश जो जारी किए जाते हैं, डिक्रियां जो आदेश, उनको डिक्रियां बोलते हैं, जो इनके द्वारा नियम बनाए जाते हैं, है ना, उनका शब्दावली डिक्रियां है। ये संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम या बिल या विधेयक जो आप बोलते हैं के समान ही होते हैं। ये जो डिक्रियां और आदेश जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ये संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम, नियम, कानून द्वारा ही के समान ही पावर होती है, इनमें भी उनके समान ही लागू किए जाते हैं सारे देश में, पूरे भारत में। 143 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आप में से अधिक लोगों को मालूम भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सलाह करने या परामर्श मांगने की शक्ति। इसमें बाध्यकारी नहीं होगा ये, अगर ये सलाह लेते भी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बाध्य नहीं होंगे किसी भी उसके लिए, पर हाँ ये इस पावर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनसे सलाह ले सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, किसी भी मामले में, संवैधानिक हो, संविधिक हो, गैर संवैधानिक हो, विधि के अनुसार तो इस आर्टिकल के थ्रू वो ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। आप नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, आर्टिकल 32 रीट जारी करने की शक्ति।